नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से राजस्थान में राजनीति का संकट बना हुआ, उसके बीच में अशोक गहलोत के करीबियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है और इससे कांग्रेस तिल मिला रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है, यानी कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ईडी को, सीबीआई को या एनआईए को कोई जांच करनी है तो कांग्रेस पार्टी से उसका मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा और कुछ लाल हरे चैनलों के पत्रकारों से भी पूछना पड़ेगा कि कब वो रेड की जाए, जब उचित समय कहा जाएगा। दरअसल जिस मामले में ये जांच हो रही है, ये मामला बहुत पुराना है। 2008, 7 और 8 के बाद की बात है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में और भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो खुद को बहुत बड़ा ईमानदार बताया करते थे। और राजस्थान में सरकार हुआ करती थी अशोक गहलोत नाम के इस पुराने जादूगर की। अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत ने एक बड़ा घोटाला किया था। दरअसल इंडियन पोटास नाम की एक सरकारी कंपनी है जो विदेशों से पोटास आयात की जाती है, जिसका के नाम दिया जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास, और इसको भारत के किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये कंपनी ऑथराइज है। ये इंपोर्ट करती है और बाद में किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको ये पोटास दिया जाता है। अग्रसेन भी इसी तरीके से एक पोटास डीलर था और उसने अपने जो साथ के लोगों से मिलकर उस पोटास को किसानों को देने के बजाय उन एक्सपोर्टर्स को बेच दिया, जिन्होंने इसे सिंगापुर और इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में इंडस्ट्रियल साल्ट कह करके दोबारा से एक्सपोर्ट कर दिया। यानी सीधे तौर पर जो माल बाहर से मंगाया गया था, किसानों के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर मंगाया गया था, उसको राजस्थान के तब के मुख्यमंत्री और आज के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई ने पैसा कमाने के लिए, किसानों को धोखा देने के लिए, किसानों के साथ छल करने के लिए एक्सपोर्ट करवा दिया था। इसी मामले में ईडी ने उसके 13 ठिकानों पर आज छापेमारी की और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बौखला गई। अगर इन 13 ठिकानों की बात करें तो जिसमें 6 जो ठिकाने हैं वो राजस्थान में, उसके घर पर भी छापेमारी की गई। उसके अलावा 4 ठिकाने इसके गुजरात में हैं और 2 पश्चिम बंगाल में हैं और 1 इसका दिल्ली के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर अग्रसेन गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा भाई है, उसके 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इसमें कस्टम विभाग ने 7 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी एक केस डाला हुआ है। उसके अलावा जिस तरीके से किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, जो पोटास राजस्थान के किसानों को मिलनी चाहिए थी वो राजस्थान के किसानों को नहीं मिली और उसको दूसरे देशों में बेच दिया गया, क्योंकि तब के जो मुख्यमंत्री था उसके बड़े भाई को मुनाफा कमाना था और ये मुनाफा कमाया गया सोनिया, राहुल और प्रियंका के निर्देश पर चलने वाली मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में। इसी को लेकर 2012-13 में ये मामला खुला था, जब रेवेन्यू मामलों की जो एक कस्टम की एजेंसी होती है उसने इस बात को पकड़ा था कि जो इंडस्ट्रियल साल्ट करके एक चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है ये कहीं MOP तो नहीं है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास तो नहीं है, और अगर ये वो है तो निश्चित तौर पर ये एक प्रतिबंधित चीज़ थी जिसको एक्सपोर्ट भारत से नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भारत में ये उत्पादित नहीं होती थी, इसको इम्पोर्ट किया जाता था और इम्पोर्ट करने के बाद इसको किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा जाता था, जिसके लिए तमाम डीलर होते थे। और उन्हीं में से एक डीलर ने इतना बड़ा धोखा किया देश के किसानों के साथ, देश की सरकार के साथ, और उसके बाद जब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के ऊपर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है। रणदीप सुरजेवाला ये कहने की कोशिश करता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर और गृह मंत्रालय के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। इनका एक ही तरीका है कि जब भी इनके ऊपर कोई सवाल उठता है तो ये फिर ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों को लगा देते हैं लोगों के पीछे, और उसके बाद जो टाइमिंग है वो राजस्थान के राजनीतिक संकट के देखकर चुनी गई है। जबकि इससे पहले इस मामले में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उसके दूसरे जो सहयोगी हैं उनके ऊपर पहले ही कई बार रेड हो चुकी है, और उसी कड़ी में देवराम सैनी नाम का जो ओएसडी है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उसके खिलाफ भी सीबीआई ने जांच की थी, सीबीआई ने पूछताछ की थी, क्योंकि विष्णुदत्त बिश्नोई नाम के एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। कहा यह जा रहा है कि आत्महत्या हुई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, और उसी कड़ी में
कांग्रेस के एक एमएलए कृष्णा पूनिया के खिलाफ भी जांच चल रही है। तो ये सारे मामले जब उठ रहे हैं तो कांग्रेस को ये लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब केंद्र की सरकार उनकी सरकार को गिराना चाहती है। और ये बहाना कोई नया बहाना नहीं है। कांग्रेस के किसी भी अधिकारी के ऊपर, किसी भी पदाधिकारी हो या फिर उसके जो नेता है उनके ऊपर जब भी कोई जांच चलती है तब कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगाती है। और इसी तरीके से अशोक गहलोत के एक और करीबी कमल मेहता की संपत्तियों को भी ईडी ने जब्त कर लिया है, अटैच कर दिया है। और ये जो संपत्तियों की कीमत है वो 21 करोड़ 51 लाख रुपए है। और ये जो कमल मेहता है ये फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बनाने का काम किया करता था। आपको पता होगा कि जो होटल फेयरमाउंट है जिसमें कि आजकल राजस्थान के विधायक रुके हुए हैं, उसके मालिक के ऊपर भी ईडी के छापे पड़ चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले उस पर भी चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर भी आता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अशोक गहलोत के बड़े भाई के ऊपर भी आता है। उसके बावजूद कितनी सफाई से ये लोग कह जाते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारे खिलाफ ये छापेमारी हो रही है। अब आप सोचिए कि राजस्थान में जिसकी आबादी 8 करोड़ है और उसमें कम से कम 3 करोड़ लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालते हैं। और परिवार पालने की अगर टोटल देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग खेती पर निर्भर होते हैं राजस्थान में। उन 6 करोड़ लोगों के साथ धोखा करने का काम किया अग्रसेन गहलोत ने, जो पोटास, इंडियन पोटास कंपनी ने मंगाया था विदेशों से, जिससे कि अगर पोटास की जरूरत पड़ती है पौधों में फर्टिलाइजर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है और अच्छी फसलें मिलें इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्सिडाइज रेट पर सरकार किसानों को बेचती है, लेकिन उस सब्सिडी के पोटास को अग्रसेन गहलोत ने कुछ लोगों के साथ मिलकर विदेशों में निर्यात कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि सब्सिडी का जो पैसा है और उसके बीच का जो अंतर है उससे मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। दरअसल सब्सिडी देने के बाद ये पोटास आधी से भी कम कीमत पर किसानों को दिया जाता है। यानी अगर 10,000 रुपये का मंगाया गया है तो उसको 5,000 में किसानों को दे दिया जाता है। इसी को यूरिया हो या दूसरे जो फर्टिलाइजर है उन पर सब्सिडी के तौर पर एक बड़ा हिस्सा भारत के बजट का जाता है, क्योंकि किसानों को इससे मदद मिलती है। और उसी सब्सिडाइज्ड पोटास को इन लोगों ने बेच दिया। उसके दो नुकसान हुए, एक तो किसानों को पोटास नहीं मिला, उनकी फसलों को जो फायदा हो सकता था, उनकी उपज का जो फायदा हो सकता था वो उन्हें नहीं मिला। और दूसरी तरफ उससे इन्होंने सरकार को भी चपत लगा दी और टैक्स भी बचा लिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने किस किस क्षेत्र में घोटाले किए, कैसे कैसे घोटाले किए। और घोटाले करने में ये लोग इतने बेशर्म हो गए कि मुख्यमंत्री का बड़ा भाई भी इस बात से उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि वो मुख्यमंत्री का भाई है, उसके भाई का सरकार चल रही है, उसके बावजूद वो सब्सिडाइज पोटास को एक्सपोर्ट कर देता है। और उसके बाद अब कार्रवाई इतने दिनों बाद इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई और तब तक इस मामले को दबा दिया गया था। 2008 का ये मामला था। और ऐसी स्थिति में भी अगर आप कार्रवाई करते हैं, यानी कि 7 साल बाद भी अगर आप कार्रवाई करते हैं, तो कांग्रेस ये पूछती है कि आपने ये टाइमिंग सही नहीं चुनी है। आपको याद होगा जब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन के मामलों में ईडी की जांच चल रही थी, छापेमारी चल रही थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या दूसरा प्रवक्ता रहा हो या कपिल सिब्बल और चिदम्बरम टाइप के वकील चाटुकार रहे हो या फिर सोनिया राहुल जैसे लोग रहे हो, तब भी इन्होंने यही कहा था कि टाइमिंग ठीक नहीं है। और उससे पहले जब प्रियंका से जुड़े हुए जो मामला था हिमाचल प्रदेश की जमीन का, तब भी इन्होंने टाइमिंग का मामला उठाया था। और अभी पिछले दिनों जब चिदम्बरम 100 दिन जेल में रह के आया तब भी इन्होंने टाइमिंग का मामला उठाया था। कमलनाथ के ऊपर जब आरोप लगते हैं तब भी टाइमिंग का मामला ये उठाते हैं। यानी किसी भी घोटाले की आप बात करेंगे, चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से लिया गया पैसा हो या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में दूसरे जो मोहन चौकसी जैसे लोगों से लिया गया पैसा हो, उस पर जब भी आप सवाल उठाएंगे तो कांग्रेस आपको टाइमिंग का सवाल उठाकर उससे बचने की कोशिश करेगी। लेकिन आज भारत की जनता पूरी तरीके से जानती है कि कोई भी मामला हो, कानून इतना पेचीदा हो गए हैं कि उन तक पहुंचते पहुंचते जांच एजेंसियों को कई साल लग जाते हैं। और अगर उसके बीच में सरकार बदल जाए तो ये मामला फिर से 10 साल के लिए दब जाता है। तो निश्चित मानिए कि अभी जो जांच हो रही है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता कि मोदी की सरकार वापस आती तो शायद ये मामले भी दब गए होते, जैसे कि नेहरू के
ज़माने का जीप घोटाला दब गया या राजीव के ज़माने का बोफोर्स घोटाला दब गया, और जिस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड जैसा घोटाला जिसमें सोनिया सीधे तौर पर शामिल थी, उसके अलावा तमाम बड़े बड़े पत्रकार उसमें शामिल थे, वो मामले भी अभी कछुए की गति से चल रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश का जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो जांच एजेंसियों का एक काम करने का तरीका है, उसको इतना ज़्यादा जटिल बना दिया है कि वो कछुए से ज़्यादा तेज गति से चल ही नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।